इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, जब आप इसे रीड करेंगे ना बुक में से, तो आपको इसको एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं पता लगना पेपर में कैसे करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ कि इसके बीच में से पैराग्राफ में से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है बेटे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पेज नंबर 226 पर है हमारा ये टॉपिक, और इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके बेटे, तो उसमें उसने आपको ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, व्हेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज दे आर लिविंग इन एन एरिया। ठीक है, जब एक से ज्यादा तरह की स्पीशीज के जो ग्रुप्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो उसमें उसने इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया है कि कोई भी स्पीशीज जो है उसका कोई भी मेंबर जो है वो आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा क्या करता है, ग्रुप्स की फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से स्पीशीज जो है अलग अलग स्पीशीज के क्या बन जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ये अलग अलग जो स्पीशीज के ग्रुप्स हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनती है, उससे पॉपुलेशन बनती है। तो हमेशा याद रखिए कि पॉपुलेशन जो है इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर लिविंग इन अ well defined area. ठीक है, you can say well defined geographical area. They can share sources among each other, एक दूसरे के साथ वो sources भी share करते हैं। अगर sources जो है वो limited हैं तो उनके साथ compete भी करते हैं दूसरे species के members के साथ in order to obtain those resources। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि species के जो member हैं वो आपस में interbreed भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉपुलेशन जो है उसमें कई तरह की स्पीशीज हो सकती है। अब किसी भी पॉपुलेशन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ यहाँ पर जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स यूज करते हैं। ठीक है, जिनको हमने एट्रीब्यूट्स का नेम दिया है। तो कहते हैं कि जिस तरह से इंडिविजुअल जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन जो है उसके लिए भी हम कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल जो है उसके केस में हम बर्थ और डेथ वर्ड यूज करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बर्थ कौन सी डेट को हुआ है और इसकी डेथ जो है वो कौन सी डेट को हुई है। ठीक है, उसी तरह से कहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसमें कई सारी स्पीशीज हैं, तो उस केस में हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उसके बर्थ या डेथ पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हम ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट निकालते हैं। ठीक है बेटे, तो बर्थ रेट या डेथ रेट जो है उसका क्या मतलब है कि पर कैपिटा जो है एनुअली जो है कितने बर्थ हुए हैं या फिर कितने इंडिविजुअल्स जो है उनकी डेथ हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्थ या डेथ रेट कहते हैं। और कहते हैं कि बर्थ या डेथ रेट जो है वो पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने आपको एग्जांपल देके बताया हुआ है, वो एग्जांपल कल मैंने डिस्कस नहीं किए थे, मेरे माइंड से स्किप हो गए। तो जैसे वो कहते हैं कि एक पॉन्ड जो है उसके अंदर सपोज करिए पिछले साल तक कितने लोटस प्लांट ग्रो कर रहे थे, 20 लोटस प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे थे। ठीक है, और अगले साल में वो कहता है कि 8 न्यू प्लांट उसके अंदर और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, पहले कितने थे, 20 थे लोटस प्लांट, अब उसमें 8 और ऐड हो गए हैं। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बर्थ रेट कितना है, तो देखो पुराने कितने थे, 20 थे हमारे पास। ठीक है, और 8 उसके अंदर और ऐड हुए हैं न्यू, तो 8/20 हम कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पर लोटस 1 ईयर पर ईयर के अंदर जो है इतने जो है उसका रेट है बर्थ का। ठीक है, उसी तरह से कहते हैं कि अगर आपने एक लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई जो है उसका आपने कल्चर किया हुआ है और आपके पास 40 फ्रूट फ्लाईज थी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, और उसमें से कहते हैं कि 4 फ्रूट फ्लाईज जो इनकी डेथ हो जाती है, यानी आप यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, डेथ रेट निकालना चाहते हैं, तो आप 4/40 कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इंडिविजुअल के हिसाब से डेथ रेट कितना है, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई जो है पर वीक के अंदर उसकी लगभग डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जितनी आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है उसको आपने ऊपर लिखना है, और उसके बाद टोटल वैल्यू आपके पास कितनी थी उसको नीचे लिखेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास बर्थ या डेथ रेट आ जाएगा। ओके बेटे, पहला एट्रीब्यूट यही है, बर्थ एंड डेथ रेट। सेकंड वो कहते हैं कि हर एक जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स रेशियो का। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते थे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है।
पर क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन में काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप एक पे फोकस नहीं कर सकते, आप एंटायर पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो उस केस में आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 मेंबर्स हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसमें से मेरे पास अगर मैं कहती हूँ कि 60 मेरे पास फीमेल है, तो इसका मतलब नेचुरली 40 मेरे पास क्या होंगे, मेल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेक्स रेशो हमें बताती है कि मेल और फीमेल जो है पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर कितने मेंबर हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो दिस इज द सेकंड वन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के ऊपर नोट लिखें, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा देखो, आपको एक और चीज उसने बताई हुई है कि तीसरा मेन करेक्टर जो है किसी भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करने का, वो है एज ग्रुप। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे एक ही एज ग्रुप के हों। ठीक है, उसमें कुछ मेंबर्स जो है वो अपने प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हो सकते हैं, कुछ मेंबर्स रिप्रोडक्टिव स्टेज के हो सकते हैं, और कुछ मेंबर जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के हैं। ठीक है बेटे, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब है जो अभी तक एडल्ट हुड वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, यानी चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में सारे एडोलेसेंट्स जो है वो भी आ जाएंगे, और साथ में वो कहता है कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप के पर्सन हैं वो आ जाएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो लोग हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, जो अपने चिल्ड्रंस बियर कर चुके हैं, नाउ उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है वो सीज हो चुके हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्ड एज से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, इस बेसिस पे उसने ये कहा है कि अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी पॉपुलेशन के लिए प्लॉट करें एक पिरामिड की फॉर्म में, तो आप उसको एज पिरामिड कहते हैं। और एज पिरामिड जो है उसकी शेप एक सिंपल पिरामिड जैसी ही होती है, उसका बॉटम जो है वो ठीक है ब्रॉड होगा, और उसकी जो टिप होगी अपेक्स होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, नैरो होगी। तो तीन तरह के पिरामिड हमें यहाँ पे नजर आएंगे, एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड, स्टेबल टाइप ऑफ एज पिरामिड एंड डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड। ठीक है बेटे, एक्सपेंडिंग में देखो, एक्सपेंडिंग जो है उसमें वो कहते हैं कि सारी चीजें जो है आपको होली होली जो है इंक्रीज होती नजर आएंगी। तो सबसे ज्यादा मेंबर एक्सपेंडिंग एज पिरामिड के अंदर कौन से होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ऐसे मेंबर होंगे जिनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जो सबसे कम होंगे उसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले मेंबर होंगे। तो इस तरह के एज पिरामिड को हम एक्सपेंडिंग कहेंगे। अगर स्टेबल की आप बात करते हैं तो स्टेबल पिरामिड जो है उसमें आपको मिला जुला ग्रुप नजर आता है। ठीक है, तो उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है प्लस जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और जो बीच में मीडियम एज वाले लोग हैं, ठीक है, कुछ में ज्यादा उसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आपको नजर आता, ठीक ठाक होते हैं, लगभग एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। एंड जो डिक्लाइनिंग एज ग्रुप वाला है उसके अंदर वो कहता है कि आपको प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें मेंबर्स में कमी होते हुए नजर आती है, पर जो मॉडरेट वाले हैं, ठीक है, मिडल एज वाले हैं, वो लोग आपको ठीक ठाक नजर आते हैं। ओके बेटे, तो ये हमें तीन एट्रीब्यूट हमेशा याद रखने हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, तो वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हमने क्या बताना है, सबसे पहले आपने बताना है डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में। सेकेंड आपने बताना है किसके बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, कितने मेल है कितने फीमेल है। एंड थर्ड आपने बताना है एज के बारे में कि पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की एज एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग एजेस के हिसाब से उन्हें पिरामिड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब मैं उसके बाद ये टॉपिक ना बुक में उसके साथ ही जोड़ दिया हुआ है, पर ये अलग टॉपिक है बेटे। ठीक है, ये पेज नंबर जहां पे पिरामिड की फोटो बनी हुई है ना, फिगर नंबर 13.4, उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो। ठीक है बेटे, जहां पे लिखा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यहां से हमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, हमेशा याद रखिए पॉपुलेशन साइज को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी एक ही चीज होती है, और उसको हम कैपिटल लेटर एन से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो देखो बुक के अकॉर्डिंग हमें उसने ये बताया हुआ है कि किसी भी हैबिटेट में रहने वाले जो मेंबर्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के, उनका साइज कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। हमेशा जो साइज होता है पॉपुलेशन के मेंबर्स का वो क्या होता रहता है, या तो बढ़ता रहता है या फिर कम होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पॉपुलेशन में अगर 100 मेंबर रह रहे हैं तो हमेशा वो 100 ही रहेंगे और उसमें किसी की डेथ या किसी का बर्थ होगा ही नहीं। हमेशा इंटरब्रीडिंग चलती रहती है, कुछ नए लोग जो है वो ऐड होते रहते हैं और कुछ पुराने जो है वो गायब होते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कहता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं पॉपुलेशन में, और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं इसलिए स्पीशीज क्या करती है आपस में
compete करती हैं उन रिसोर्सेज के लिए, और इस वजह से कंपटीशन की वजह से कुछ मेंबर जो हैं वो क्या होते हैं, पॉपुलेशन में से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी जो है वो डार्विन के द्वारा दी गई थी, और इसको क्या कहा जाता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी कहा जाता है। तो नेचर जो है उसमें वो कहते हैं कि वही पर्सन जो है वो सर्वाइव करता है जो नेचर के अकॉर्डिंग कैसा होता है, परफेक्ट होता है, और जो नेचर के अकॉर्डिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट नहीं लगता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो कंपटीशन के दौरान हमेशा जो पावरफुल स्पीशीज होंगी वो बची रहेंगी, और जो थोड़ी सी कमजोर स्पीशीज होंगी, वीक होंगी, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे उसने ना अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जब हमें पेपर में आता है हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं। तो कहते हैं कि जैसे उसने बोला कि पॉपुलेशन का साइज कभी भी फिक्स नहीं होता, तो कई हैबिटेट्स जो हैं उसके अंदर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनका साइज काफी कम हो सकता है और कई जगह पे काफी ज्यादा हो सकता है। तो उसका एक एग्जांपल उसने यहाँ पे लिया हुआ है कि अगर हम भरतपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसका हम एग्जांपल दें, तो आपको पता है भरतपुर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर साइबेरिया से कौन आती है? क्रेन्स आती हैं। तो हो सकता है कई बार ऐसा हो कि साइबेरिया जो कंट्री है वहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुई, तो उस समय भरतपुर में आने वाली जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो सिर्फ 10 हो सकती है नंबर में। ठीक है, तो किसी साल सिर्फ 10 पहुंचती हैं सपोज करिए भरतपुर में, और कई बार वो कहता है कि वो थाउजेंड्स में पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी पॉन्ड की बात करें तो कहता है कि पॉन्ड के अंदर अगर हम एल्गी जो क्लमाइडोमोनास है, ठीक है, उसकी बात करें तो फिर कई बार कहता है कि उसका नंबर जो है वो मिलियंस में भी हो सकता है। तो कभी भी पॉपुलेशन का साइज जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब पॉपुलेशन के साइज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कई तरह के मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है बेटे, तो उसमें उसने सबसे पहले बोला है कि पॉपुलेशन जो है उसके मेंबर्स की एक्यूरेट साइज बताने के लिए आप जो है सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने किसी चीज का कोई फील्ड लगाया हुआ है और उसमें जो भी प्लांट मैंने लगाए हैं वो मेरे को इजीली विजिबल है, उसमें काफी सारा डिस्टेंस है, तो मैं अपने फील्ड में बड़े कॉन्फिडेंटली उसमें प्लांट्स को काउंट करके कह सकती हूँ कि मेरे फील्ड के अंदर इस समय जो है, ठीक है, मेरे 50 शुगर केन के प्लांट ग्रो कर रहे हैं या 25 शुगर केन के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आई कैन इजिली काउंट। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉन्फिडेंटली उसको आपको बता दिया कि इस मेरे फील्ड के अंदर इस समय 25 शुगर केन के प्लांट है। इसका मतलब मैंने एक एक शुगर केन को काउंट किया है। इसका मतलब ये वाला जो पॉपुलेशन साइज का डिस्क्रिप्शन है ये 100% एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है बेटे, पर कई बार वो कहते हैं कि नंबर के बेसिस पे हम पॉपुलेशन साइज जो है उसको एक्सप्रेस नहीं करते। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम में उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे एक बड़ा सारा फील्ड है और उस फील्ड को मैंने खाली छोड़ा हुआ है और उसमें एक बड़ा सारा बनियान ट्री ग्रो कर रहा है, और उस बनियान ट्री के साथ, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पार्थीनियम ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं। पार्थीनियम ग्रासेस एक वाइल्ड स्पीशीज का नाम है जो कभी भी लैंड अगर खाली रहती है तो उग जाती है अपने आप। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पॉपुलेशन का साइज बताइए तो आप काउंट करने नहीं जाएंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो बनियान ट्री तो सिर्फ एक ही है, पर पार्थीनियम ग्रासेस आपके कितने हैं? 100 to 200 है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पार्थीनियम ग्रासेस जो है वो 100 to 200 है एंड बनियान ट्री यहाँ पे एक है। तो यहाँ पर हम बनियान ट्री का जो रोल है इकोसिस्टम में उसको नोट करके उसके बेसिस पे उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कहते हैं कि जो 100 to 200 पार्थीनियम ग्रासेस जो है नहीं कर रहे वो अकेला बनियान ट्री कर रहा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि बनियान ट्री बहुत बड़ा है और फोटोसिंथेसिस का उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन बायोमास के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो हियर द पॉपुलेशन साइज इज बेस्ड ऑन बायोमास ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। तो बायोमास प्रोडक्शन जो है बनियान ट्री का ज्यादा है और पार्थीनियम इंडिकम जो 100 या 200 प्लांट्स हैं उनका बिल्कुल कम है। तो कई बार पॉपुलेशन साइज जो है आप बायोमास के बेसिस पे बताते हैं। ठीक है बेटे, तीसरा चीज उसने आपको क्या बताई है? तो तीसरी चीज में उसने आपको ये बताया है कि कई बार पॉपुलेशन जो है वो काफी बड़ी होती है और उसको काउंट करना उसके मेंबर्स को हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, या फिर ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो सकता है। तो उस केस में आप एब्सोल्यूट डेंसिटी बताने की जगह पे रिलेटिव डेंसिटी बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक लेबोरेटरी के अंदर एक बैटरी प्लेट ली, उसके ऊपर कल्चर मीडियम डाला और उसको कुछ दिनों के लिए रख दिया, तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि आपकी कल्चर प्लेट के ऊपर कितने बैक्टीरिया हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। आप अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं
कि इस पर्टिकुलर पेट्री प्लेट पे 1000 या मिलियन बैक्टीरिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपने कोई काउंटिंग के बेसिस पे जवाब नहीं दिया है, सिर्फ एक अंदाजा लगाया है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। ओके बेटा। उसी तरह से कहते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉन्ड के पास ले जाया जाता है और आपको बोला जाता है कि इस पॉन्ड के अंदर फिशेस कितनी है, ठीक है, आप फिश नेट फेंकते हैं उसके अंदर, अगर आपके फिश नेट में 1 या 2 फिशेस फंसती हैं तो आप कह देते हैं कि पॉन्ड के अंदर फिशेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपने एक अंदाजा लगाया, आप कोई एक्यूरेट नहीं, आप कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, हो सकता है पॉन्ड में ज्यादा फिशेस हैं और आपके नेट में सिर्फ 1 या 2 ही आई हैं। ठीक है, अंदाजे के बेसिस पे आपने कह दिया कि इस पॉन्ड में कम फिशेस हैं। अगर दूसरी बार आप नेट फेंकते हैं तो आपको 40 to 50 फिशेस कैच हो जाती हैं, तो आप कहते हैं कि बहुत सारी फिशेस हैं। तो यहाँ पे भी आप रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हैं, आप एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं बता रहे। ठीक है बेटे, एक चीज उसने और बताई है, कहते हैं कि कई बार पॉपुलेशन का साइज बताने के लिए आप डायरेक्ट सेंसेक्स जो है वो नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते। आप कोई वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक जंगल एरिया दिया कि आपको पूछो, बोला जाता है कि भाई जंगल में कितने टाइगर है पता लगाएं, तो क्या आप एक एक टाइगर का पीछा कर सकते हैं? ठीक है, क्या पास में जाके आप उसको काउंट कर लेंगे, तब तक टाइगर आपको खा चुका होगा, काउंटिंग तो बाद में होगी। ठीक है, तो इस केस में आप वाइल्ड एनिमल जो है उसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन जो है वो नहीं बता सकते, तो आप क्या करते हैं, उन वाइल्ड एनिमल्स के जो पग मार्क्स होते हैं, ठीक है, जहां जहां उनके पैर लगे हुए हैं, वो आपने नोट करने हैं उनकी एब्सेंस में, या फिर उनके जो भी फिकल मैटर है उसके जो भी रिमेन्स हैं उनको आप जो है देख लेते हैं, और उसके बेसिस पे आप जो है एक इनडायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर पगमार्क आपको एक ही जैसे मिलते हैं कई जगह पे, तो आप कहते हैं कि भाई पूरे फॉरेस्ट में एक ही लाइन या एक ही टाइगर है। अगर 2 अलग अलग पगमार्क्स आपको मिल गए हैं तो आप कह देते हैं कि ये वाले जो फीट है के जो भी निशान है ये दूसरे वाले से अलग है, इसका मतलब ये कोई दूसरा टाइगर होगा। मतलब आप एक इमेजिनेशन के बेसिस पे कह रहे हैं, आपको एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में आप पॉपुलेशन का साइज इस तरीके से बताते हैं। ओके बेटे, अब आपको आ सकता है क्वेश्चन, कैसे आएगा, देखो इस पेज पे आपका क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, या फिर हाउ कैन यू कैलकुलेट द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, और हाउ कैन यू डिस्क्राइब द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो उसमें आपने ये 4 एग्जांपल देने हैं। ठीक है, पहला बनियान ट्री और पार्थिनियम इंडिकम वाला, फिर मैंने आपको बताया बैक्टीरियल प्लेट वाला एग्जांपल देना है, तीसरे में आपने फिशेस वाला एग्जांपल देना है, और चौथे में आपने टाइगर रिजर्व्स वाला एग्जांपल देना है। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। ठीक है बेटे, अब मैं पेज नंबर 228 पर टॉपिक पे हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज कभी भी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, डायनेमिक होता है। हमेशा पॉपुलेशन में नए मेंबर ऐड होते रहते हैं और पुराने मेंबर टाइम के साथ साथ गायब होते रहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सारी की सारी चीजें जो है समय के साथ साथ चेंज होती हैं। फूड रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है हैबिटेट में वो भी डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के साइज को। ठीक है, प्रिडेशन प्रेशर का क्या मतलब है, क्या प्रिडेटर्स बहुत ज्यादा है हैबिटेट में तो वो प्रे की पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कॉज करेंगे। ठीक है, वेदर जो कंडीशंस हैं वो भी डिसाइड करती हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो कोई एरिया जो है सपोज करिए उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो रह रहे हैं, अब अचानक से वहां पे फ्लड आ जाता है और सारी की सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, तो आज के टाइम में पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक डायनामिक इंटाइटी है, उसका साइज डायनामिक है, और ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि साइज जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा या कम होगा। तो आपने याद रखना है फूड कितना अवेलेबल है, प्रीडेटर्स कितने हैं, वेदर कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है बेटे, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। अब कहते हैं कि 4 मेन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में हमें जानकारी देते हैं। नंबर 1 निटैलिटी। ठीक है, व्हाट इज निटैलिटी, निटैलिटी रेफर्स टू द बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पॉपुलेशन में कितने नए लोगों का बर्थ हुआ है, उसे निटैलिटी कहते हैं। दूसरी चीज मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है, वो भी पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करेगी। तीसरी चीज है इमाइग्रेशन। अब देखो एक पॉपुलेशन किसी एरिया के अंदर रह रही है और कुछ और नई स्पीशीज के मेंबर आके उस एरिया में उस हैबिटेट में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटे, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हर रोज आजकल हर रोज जो है
इंडिया में से लोग यहाँ से पलायन करके कनाडा जाई जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी बेचारों की अपनी पॉपुलेशन तो कुछ थोड़ी थी, अब यहाँ पे इतने सारे और नई स्पीशीज ने आके पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो ये क्या हो रहा है, इमाइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इमाइग्रेशन वर्ड आपने सुना हुआ है, इमाइग्रेशन वीजा क्या होता है, ये सारी चीजें। अब देखो ई माइग्रेशन का क्या मतलब है। अब देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जितने मेंबर यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे कंट्री में, उतने हमारी पॉपुलेशन जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ई माइग्रेशन का मतलब है कितने इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के पलायन कर गए हैं, और जिस जगह पे कर गए हैं उसका मतलब वहां की पॉपुलेशन उन्होंने बढ़ा दी है, तो उसको हम इन माइग्रेशन कहते हैं। तो 4 फैक्टर है, नेटेलिटी, कितने लोग जो है उनका बर्थ हुआ है, मोर्टेलिटी कितनों की डेथ हुई है, इमाइग्रेशन कितने नए इंडिविजुअल आ गए हैं, और ई माइग्रेशन कितने पुराने इंडिविजुअल्स जो हैं वो चले गए हैं। ओके बेटे, अब देखो यहाँ पर पहुंच गए हम अगले पेज पर, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी इक्वेशन पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये हमारे प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी को आप कैपिटल एन से डिस्क्राइब करते हैं, और कैपिटल एन इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एट टाइम एस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इतनी है। यहाँ पे मुझसे गलती से एस लिख हो गया, यहाँ पे बेटे टी आएगा, इसको मैं करेक्ट कर लूंगी बाद में। अगर टी टाइम के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कैपिटल एन है, तो टी प्लस 1 टाइम के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, दैट इज एन टी प्लस 1 बराबर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, जहाँ टी प्लस 1 के इधर इक्वल टू का साइन आएगा इस जगह, ठीक है बेटे। ये मैं करेक्शन कर लूंगी बाद में, क्योंकि मैंने इसको नेट में से एज इट इज उठाया है, और मेरे पास इस तरह से लिखने का कोई स्कोप नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आप याद रखेंगे एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस बी, ठीक है बेटे। बी आपको पता है, बी यहाँ पे बर्थ रेट है, डी यहाँ पे डेथ है, और आई यहाँ पे ई माइग्रेशन है, और ई यहाँ पे ई माइग्रेशन है। अब देखो नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, population density will increase if the number of birth plus the number of immigrants is more than the number of death plus the number of e-migrants, ठीक है, वेरी मच क्लियर। कहते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा अगर बर्थ जो है हर साल जितने हुए हैं वो बढ़ रहे हैं, प्लस कुछ नई स्पीशीज आके ऐड हो गई हैं, इमाइग्रेंट्स आ गए हैं, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा। पर पॉपुलेशन का साइज कम कब होगा, जब काफी सारे लोगों की डेथ हो गई है और काफी सारे मेंबर जो हैं उस हैबिटेट को छोड़ के कहीं चले गए हैं, तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब उसके बेसिस पे ना उसने कुछ मॉडल दिए हुए हैं जिसको उसने नाम दिया है ग्रोथ मॉडल का, ठीक है। ग्रोथ मॉडल हमें जो है ये बताते हैं कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कितना फूड हैबिटेट में प्रेजेंट है। देखो किसी जगह पे अगर फूड नहीं है, वाटर नहीं है, तो नेचुरली वहां से स्पीशीज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी किसी दूसरी जगह की तरफ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि पर्टिकुलर हैबिटेट जो है उसमें कैसी कंडीशंस प्रेजेंट है, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो स्पीशीज रहेंगी, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो स्पीशीज वहां से शिफ्ट हो जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ अदर बायोटिक एंड एबायोटिक सेक्टर्स, ठीक है, इसके अलावा उस पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक एंड एबायोटिक सेक्टर किस तरीके के हैं वो भी डिसाइड करेंगे। एबायोटिक सेक्टर्स में तो एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है बेटे, क्या सॉइल वहां पे अच्छी है जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए, या फिर वो कहते हैं कि वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और वेदर कंडीशन सनलाइट टेम्परेचर अच्छा है तो स्पीशीज भी ज्यादा होंगी, और अगर कहता है कि ये सारी चीजें जो है वो एडवर्स हैं तो स्पीशीज कम होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको इक्वेटर जोन पे ज्यादा स्पीशीज नजर आती हैं, आपको पोलर रीजन में कम स्पीशीज नजर आती हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। फिर कहता है कि अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ना, तो कहता है कि किसी भी हैबिटेट के अंदर कितने प्रे और कितने प्रीडेटर हैं, ऐसे तो नहीं कि प्रे बहुत थोड़े से हैं प्रीडेटर खूब सारे हैं, तो उस केस में पॉपुलेशन के साइज पे असर पड़ेगा। प्रे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें डर रहेगा प्रीडेटर्स का हमेशा। अब देखो उस बेसिस पे उसने आपको बताया है कि ग्रोथ मॉडल हमारे पास दो तरह के हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल जो है उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है,
ठीक है बेटा, एक्चुअल कंडीशंस में ऐसा ग्रोथ मॉडल नहीं होता। तो कहते हैं कि उसके अंदर ये एक्सेप्शन ली गई है कि अगर फूड या स्पेस जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है स्पीशीज को, तो उस केस में ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में होगी। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसके अंदर, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो कहते हैं कि अगर किसी हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो उस केस में स्पीशीज जो है उनकी ग्रोथ 100% होगी, और स्पीशीज का नंबर जो है वो सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल फैशन में होगी। ठीक है बेटे, अगर 2 हैं 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 12 हो जाएंगे, इस तरह से फटाफट स्पीशीज जो है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि स्पीशीज को यहाँ पे स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा। रिसोर्सेज खूब सारे हैं, कोई स्पीशीज किसी के साथ फाइट नहीं कर रही, सबको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सबको फूड मिल रहा है, सबको स्पेस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, किसी ने कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ क्या करेंगे, खाते पीते रहेंगे एंड ग्रोथ होती रहेगी। ठीक, बर्थ होता रहेगा आगे आगे स्पीशीज का, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। तो ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कहते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की आप बात कर रही हैं, तो इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन, द बर्थ रेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी एंड डेथ रेट एज स्मॉल डी। ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन है जिसका साइज कैपिटल एन है, और उसके अंदर बर्थ रेट को हम स्मॉल बी से डेजिग्नेट करते हैं, डेथ रेट को स्मॉल डी से डेजिग्नेट करते हैं, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन during a unit period of time small t will be described as। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन यूज की गई है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, पर आपने इसको एज इट इज लर्न कर लेना है, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स इन 11th क्लास। ठीक है, तो dn अपॉन dt, dn अपॉन dt यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को डेजिग्नेट कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि छोटा सा भी जो साइज में इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो किसके बराबर होगा, b माइनस डी इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे b जो है वो बर्थ रेट है, d यहाँ पे डेथ रेट है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल साइज पॉपुलेशन का कितना है। ठीक है बेटे, बर्थ और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, कितने लोगों का बर्थ हो गया, कितने लोगों की डेथ हो गई, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पर एक लेटर से डेजिग्नेट करते हैं जिसको हम स्मॉल r कहते हैं। स्मॉल r का यहाँ पे मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, किसी पॉपुलेशन के साइज में कितना इंट्रिंसिक रेट बढ़ा है उसके नेचुरल इंक्रीज का, वो हमें कब पता लगेगा, अगर हम कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कितने लोगों का डेथ हुआ है, उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमें पॉपुलेशन जो है उसमें लगभग कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो हमें उसकी जानकारी देगा। तो देखो इक्वेशन हमारी इस तरीके से थी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। तो b माइनस डी का जो डिफरेंस है उसको हम बराबर लिख सकते हैं स्मॉल r के, विच इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हम अगर वो कहता है कि लेट b माइनस डी बराबर है r के, तो हम लिख सकते हैं कि dn बाई dt जो है वो बराबर है स्मॉल r इंटू एन के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व से रिलेटेड है। ठीक है बेटे, अब दूसरा जो ग्रोथ कर्व है उसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वो कर्व है जो एक्चुअल कंडीशंस के अंदर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आपको बताया कि डार्विन जो है उन्होंने ये कहा था कि कभी भी किसी हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो स्पीशीज की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, और इतनी स्पीशीज हो जाएंगी कि उनको कंट्रोल करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, और प्लैनेट पे जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए नेचुरल कंडीशंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कभी भी वैलिड ही नहीं होता। कौन सा ग्रोथ कर्व वैलिड होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वैलिड होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हमेशा रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और स्पीशीज को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो हमेशा स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किस चीज के लिए कंपटीशन होता है, फूड के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, या फिर ब्रीडिंग पार्टनर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो कि फिट होती हैं नेचर के अकॉर्डिंग, जिनके अंदर अडेप्टिव फीचर्स प्रेजेंट है, वो स्पीशीज तो सर्वाइव कर जाती हैं स्ट्रगल में, और जिन स्पीशीज के अंदर अच्छे अडेप्टिव फीचर्स नहीं है वो क्या कर जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। और एक चीज याद रखिए, जो स्पीशीज सर्वाइव की हैं वो स्पीशीज जो है उनका इनिशियली नंबर कम होता है, और बाद में वो रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा लेती हैं। और इसके लिए डार्विन ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिप्रोडक्टिव फिटनेस का। ठीक है बेटे, तो उसने ये कहा है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस वही स्पीशीज शो करेंगी जो कंपटीशन में सक्सीड करके आई होंगी या सर्वाइविंग स्पीशीज होंगी,
और इस तरह से उसने ये बताया है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसके 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमेशा जो हमें कर्व दिखाई देता है वो एस शेप कर्व होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। इनिशियली स्पीशीज का नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, पहले कम होता है फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको नजर आती है, और उसके बाद कई बार डेथ हो जाती है कुछ स्पीशीज की, तो फिर हमें वहां पर जो है डेसेलरेशन नजर आती है, ठीक है। तो स्पीशीज का नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, धीरे धीरे उसमें डिक्रीज होती है। और कहते हैं कि एक हैबिटेट जो है ना वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है उसी को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, जितने उसके पास स्पेस है, उसी के हिसाब से उसके अंदर स्पीशीज का नंबर होता है, उससे ज्यादा वो कैरी नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होगा, अगर किसी एरिया में जितनी उसकी लिमिटेशन है उससे ज्यादा लोग आ जाएंगे, इसका मतलब कुछ लोगों को कुछ खास चीजें नहीं मिलेंगी और उनकी डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो उसके लिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैपिटल लेटर के, which is known as carrying capacity. What is carrying capacity? It is the ability of a habitat to carry maximum possible number of species. ठीक है, तो हर एक जो हैबिटेट है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर में ही मेंबर रह सकते हैं, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, उसको यहाँ पे उसने डेजिग्नेट किया है dn बाई dt से। तो dn बाई dt बराबर थी स्मॉल r n के, ठीक है बेटे। यहाँ पे उसने थोड़ा सा उसने चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे हमारी बुक में देखिए, यहाँ पे मैं k लिखना भूल गई हूँ नीचे। तो dn बाई dt बराबर है r n k माइनस n के डिवाइडेड बाई k, ठीक है। ये वाला k यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये गलती से मेरे से ऊपर लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि n की अगर हम बात करें तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम t के अंदर, r यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, और कैपिटल लेटर k यहाँ पे किसको डेजिग्नेट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी को डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। तो रिसोर्सेस हमेशा फाइनाइट होते हैं और लिमिटिंग होते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो एक रियलिस्टिक कर्व है, किसी एक्सेप्शन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल और जो दूसरा ग्रोथ कर्व है लॉजिस्टिक, उसमें से लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वैलिड है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में वही एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं देखने को मिलती। ओके बेटा, तो इसको यहाँ तक पढ़ लेंगे सभी बच्चे, एक बार इसकी रीडिंग ले लें आप, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप टू पेज नंबर 231 तक आपने रीडिंग ले लेनी है इसकी, जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी वाला दिया हुआ है। ओके बेटा, अभी तक हाफ ईयरली से रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता लगा है, जब पता लगेगा आपको बता देंगे। आपने अपनी तैयारी करते रहना है, आपने बायो टेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर यहाँ तक आपने रिवाइज कर लेने हैं हाफ ईयरली के लिए, ठीक है बेटा। किसी